हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो मैं एजुकेटर कविता करती हूँ आप सबका बेहद स्वागत इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक बहुत ही स्पेशल डे है और आज है इंजीनियर्स डे। तो हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल। तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हम क्यों बनाते हैं इंजीनियर्स डे। तो देखिए, we celebrate National Engineers Day on September 15। किनके बर्थडे एनिवर्सरी को बनाया जाता है? तो यहाँ पर है एम विश्वेश्वरैया जी, जो कि पहले हमारे इंजीनियर थे कंट्री के। इनका पूरा नाम भी आप देख सकते हैं, मोक्षा गंधम। मोक्षा गंधम विश्वेश्वरैया जो है, ये पहले इंजीनियर होने के कारण इनको ऑनर दिया गया है। इसके साथ साथ इनको जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड होता है, जी हाँ, मीन्स मैं भारत रत्न की बात कर रही हूँ, ये भी इन्हें दिया गया है। सिविलियन अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया। और इस साल जो हम थीम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं 2021 की, वो है इंजीनियरिंग फॉर अ हेल्दी प्लैनेट। तो यहाँ पर एक कोटेशन भी लिखी हुई है, इसी से रिलेटेड देखते हैं। साइंस इज अबाउट नोइंग, इंजीनियरिंग इज अबाउट डूइंग। कि साइंस तो है जिसमें हम चीजों को जानते हैं, और इंजीनियरिंग है जिसमें हम चीजों को देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। तो इसके साथ साथ आज बनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। काफी इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने आपको पहले बताया था डे, वो नेशनल इंजीनियर डे था। और आज का जो एक और जो डे ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये है इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी होती है प्रजातंत्र। देखिए, दुनिया का सबसे, अगर हम कहें कि बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, तो वो है इंडिया का। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का आप एक तरह से लोगो भी देख सकते हैं यहाँ पर, यानी ये इंटरनेशनल लेवल का बनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है उस लेवल पे। और थीम है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलेंस इन द फेस ऑफ फ्यूचर क्राइसिस। कि किस तरह से हम स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, मजबूती दे सकते हैं अपने प्रजातंत्र को, और ताकि जो आने वाला जो फ्यूचर है वो उस संकट को फेस कर पाए। तो ये सब चीज बताई गई है। और इसके अलावा जब भी आप डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसे लिख रहे हैं, कोई भी कोटेशन या कुछ भी पॉइंट मेंशन करना चाहते हैं, तो डेमोक्रेसी के ऊपर इब्राहिम लिंकन की जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन रहती है, मीन्स फॉर द गवर्नमेंट, मीन्स गवर्नमेंट ऑफ पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। इसको आप यूज कर सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और हम इस दिन सैल्यूट भी करते हैं उन लोगों को जिन्होंने देश के अंदर डेमोक्रेसी को लाने के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल फेस किया, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी जिनको। तो इसके साथ साथ अब हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है कुसुम सोलर पंप योजना, जो कि HCS का अभी जो एग्जाम हुआ था हाल ही में, वहां पर पूछा गया था कि कुसुम योजना जो है ये किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो था वो यही था कि सोलर पंप से रिलेटेड, कि डीजल और पेट्रोल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है फार्मर्स की, उनको दूर करके वो सोलर ऊर्जा के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करे, कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से जनरेट करें वो ऊर्जा को। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, अन्नदाता से ऊर्जा दाता। तो पीएम कुसुम के तहत 20 लाख किसानों को यहाँ पर ऐड किया गया है, और यहाँ पे उनको पंप जो होते हैं, उनके सोलर पंप जो होते हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। और इसके अलावा 15 लाख किसानों को इस ग्रिड से जोड़ा गया है, जो कि सोलराइज्ड करने में, पंपों को सोलराइज्ड करने में बहुत उनकी मदद करेगा। और किसानों की मिट्टी के तेल पर जो निर्भरता होगी, डिपेंडेंसी होगी, उसको खत्म किया जाएगा। और वो सौर ऊर्जा, मीन्स जो कि अपने आप में एक रिन्यूएबल एनर्जी भी है, और जो कभी भी खत्म नहीं होती है, और जो पोल्यूशन लेस है, जिसको हम कह सकते हैं, जिससे बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं होता है। इसके साथ साथ बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन करने और उसको बढ़ावा देने के लिए भी किसानों को सहायता यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि यूनियन हम कह सकते हैं कि एक तरह से फार्मर मिनिस्टर है। ओके, यहाँ पर देखिए,
सबसे पहले है यहाँ पर कैबिनेट ने अप्रूव किया है, यहाँ पर कुसुम, यहाँ पर फुल फॉर्म दी हुई है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान। तो किसी और एग्जाम में हो सकता है कि इसकी फुल फॉर्म को पूछ लिया जाए, या नॉर्मली ये पूछा जाए कि कुसुम योजना जो है, पीएम कुसुम योजना, वो किससे एसोसिएटेड है। तो आप कहेंगे कि ये एसोसिएटेड है सोलर पंप से, जो कि काफी फार्मर्स को हेल्प करेगा यहाँ पर। और रैंकिंग दी गई है जिसमें कि हरियाणा स्टेट जो है वो टॉप पे आया है, हरियाणा ने टॉप किया है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव इसके इफेक्ट रहने वाले हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि गुजरात की जो नर्स है जिनका नाम है भानुमति ग्रीवाल, यहाँ पर हम इसका उनका इमेज भी देख सकते हैं। इन्हें सेलेक्ट किया गया है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड के लिए। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड जो होता है ये नर्सेस को दिया जाता है उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। तो यहाँ पर भानुमति गिरीवाल जी, जो कि यहाँ पे गुजरात से आती हैं, उन्होंने एक बहुत ही अहम जो होता है रोल निभाया, जिसमें उन्होंने कोविड पॉजिटिव जो होती है डिलीवरी भी की, बच्चे को भी बचाया, अच्छी ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड की। और इसके साथ साथ बाढ़ जब आ गई थी, फ्लड के टाइम भी इन्होंने अपना बहुत ही अपना आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया, एक अच्छा योगदान दिया, जो कि उन्हें इस अवार्ड के लिए सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर है आलोक तिवारी, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है कानपुर यूपी के। इन्हें अपॉइंट किया गया है प्राइवेट सेक्रेटरी डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी का। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आलोक तिवारी जी काफी लाइमलाइट में रहे थे, चर्चा में रहे थे, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि जो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन जो होती है क्राइसिस हो गया था, जब कोरोना बिल्कुल पीक पे था, तो इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। इसीलिए इन्हें एक और यहाँ पर ऑनर दिया गया है, इनकी अपग्रेडेशन हुई है यहाँ पर प्राइवेट सेक्रेटरी की फॉर्म में। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के प्राइवेट सेक्रेटरी इनको चुना गया है। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन अगर ये फ्रेम होता है कि कौन सी स्पेस टेक स्टार्टअप है जो कि फर्स्ट प्राइवेट कंपनी बनने जा रही है इंडिया की, जो कि साइन कर रही है एग्रीमेंट इसरो के साथ, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि इंडिया की पहली इंडियन स्पेस एक्स है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं स्पेस एक्स, और इसके जो हेड है वो कौन है, एलन मस्क जो है, एलन मस्क जो हम देख सकते हैं यहाँ पर इनकी इमेज को। और यहाँ पर देखिए इंडिया का पहला स्पेस एक्स जो है, और ये होगा किसके साथ, इसरो के साथ। ये जो स्काई रूट एरोस्पेस है, ये हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है, उसके साथ यहाँ पर हम एक तरह से टाइप करेंगे, और जल्दी ही यहाँ पर एक इस स्टार्टअप को भी स्टार्ट किया जाएगा। तो अब टाइम है रिवीजन का, मीन्स जो भी हमने कल किया था, या जिन स्टूडेंट ने कल वाले जो भी क्वेश्चंस थे उनको स्किप कर दिया था, तो फटाफट से रिवीजन में हम लेते हैं। कल यानी 15 सितंबर को हमने, 15 सितंबर नहीं 14 सितंबर को हमने ऑब्जर्व किया नेशनल हिंदी दिवस, और ये होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगर ये क्वेश्चन आए कि इंटरनेशनल हिंदी दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये हो जाएगा 10 जनवरी को। तो इसके साथ साथ देखिए इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है ये वर्ल्ड वाइड लेवल पे ऑब्जर्व किया जाता है 21 फरवरी को, एक प्रमोशन के लिए, ताकि भाषाओं के प्रति जो ज्ञान होता है वो बढ़ाया जा सके। और करंटली जो है हमारी वो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस है। क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी होती है, वो लैंग्वेज होती है जो हम कह सकते हैं कि बाकी भाषाओं की जननी है, जो प्राचीन भाषाएं हैं, जैसे कि तमिल है, तमिलनाडु में बोली जाती है, संस्कृत है, और कन्नड़ है, जो कि कन्नड़ बोली जाती है आपकी, हम कह सकते हैं बेंगलुरु और कर्नाटका जो स्टेट हो गई वहां पर, तेलुगु जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर बोली जाती है, फिर है मलयालम जो कि केरला में बोली जाती है, उड़िया जो है उड़ीसा में बोली जाती है। मेंशन किए हुए हैं इनको ईयर्स
कब कब इनको क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया गया, क्योंकि HCS के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सी एक क्लासिकल लैंग्वेज है। तो टोटल क्लासिकल लैंग्वेजेस है हमारे पास 6। नेक्स्ट देखिए, हिंदी दिवस की अगर हम बात करते हैं तो क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजकीय भाषा के रूप में एक्सेप्ट किया गया था, अपनाया गया था हमारी जो संविधान सभा होती है उसके द्वारा। और इसके साथ साथ 50th बर्थ एनिवर्सरी होती है ब्यूहर राजेंद्र सिन्हा जी की 14 सितंबर को, और उन्हीं के एफर्ट्स के कारण हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है राजकीय भाषा का भी स्टेटस दिया गया। इसके साथ साथ आर्टिकल्स की बात करते हैं तो आर्टिकल्स 343 से लेके 351 तक ये लैंग्वेजेस को बताते हैं, और पार्ट 17 के अंदर ये मेंशन है। करंटली 22 लैंग्वेजेस जो है मीन्स 22 भाषाएं हैं हमारी, जो हमारी 8th स्केड्यूल है मीन्स 8वीं अनुसूची के अंदर। पहले जो थी वो कितनी थी, 14 थी, फिर बाद में इनका नंबर इंक्रीज करके हो गया 22। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर यूएस ओपन यानी साल का जो बिल्कुल अंतिम और चौथा ग्रैंड स्लैम होता है वो जीता गया 18 साल की एमा राडुकानु के द्वारा, जो कि ब्रिटिश है। और इसके साथ साथ इन्होंने हराया है, जो पहली रनर अप बनी है वो है लेलाह फर्नांडेज, फाइनल्स में इन्होंने हराया है। और मैंने आपको बताया भी था एमा राडुकानु के बारे में, ये ब्रिटिश हम कह सकते हैं सिटीजनशिप है इनके पास। इसके साथ साथ इनका जन्म जो है वो कनाडा में हुआ है, इनकी मदर जो है वो चाइना से है, इनके फादर जो है वो है रोमानिया से। तो काफी हम कह सकते हैं मिनी वर्ल्ड का एक योग मतलब यहाँ पर देखने को मिलता है। और यूएस ओपन जो होता है वो लास्ट ग्रैंड स्लैम होता है और ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट के ऊपर। यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और लास्ट में होता है यूएस ओपन। मेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो जीता गया नोवाक जोकोविच के द्वारा, जो कि है सर्बिया से। मैन सिंगल के जो भी अवार्ड थे इनके द्वारा जीते गए। तो लास्ट का जो ग्रैंड स्लैम है उसमें ये रनर अप रहे हैं नोवाक जोकोविच, और इसके साथ साथ डेनियल मेद्रेव जो है इन्होंने यूएस ओपन खिताब जीत के ये अपने नाम कर लिया। तो थैंक यू। यहाँ पर नेक्स्ट न्यूज हम देख सकते हैं कैग जो है, कैग मीन्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, मीन्स निरीक्षक हम कह सकते हैं कि जो एक तरह से जनता के पैसे का रखवाला जो होता है, एक तरह से सरकार के खर्चे को लिखने का काम और उसकी ऑडिटिंग करने का काम करता है कैग। कैग की अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट जी के द्वारा। तो यहाँ पर गिरीश मुर्मू जो है वो करंटली कैग है, इन्हें इलेक्ट किया गया है एसओसाई के चेयरमैन के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पर 7 सितंबर को इलेक्ट किया गया है, इन्हें चेयरमैन बनाया गया है एसओसाई का। तो सबसे पहले एसओसाई की फुल फॉर्म हम देख लेते हैं, तो ये हो जाएगी असेंबली ऑफ एशियन एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस। 3 साल का इनका कार्यकाल रहेगा 2024 से लेके 2027 तक। और इलेक्शन के बाद कैग एश्योर करता है कि जो भी मेंबर्स हैं साई के, ये जो 3 साल का टर्म इनको दिया गया है और ये फोकस करेंगे मेनली एरियाज जो एनवायरमेंटल ऑडिट है, क्योंकि आपको पता है हमारा जो एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, और भी बहुत सारे हम कह सकते हैं कि फैक्ट्रीज का निकलता हुआ जो पॉल्यूशन है और भी बहुत कुछ, क्योंकि ग्रीनरी हम इतनी ज्यादा मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह के इश्यूज जो होते हैं ये इनके द्वारा ध्यान दिया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा। लिवरेजेस एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर एडल्ट्स, यानी जो भी एमर्जिंग यानी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज जो हैं उनके ऊपर भी इनको एक तरह से ऑडिट करने का एक तरह से यहाँ पर चांस दिया गया है। तो नेक्स्ट न्यूज जो है यहाँ पर देख सकते हैं भूपेंद्र पटेल जो है ये गुजरात के न्यू सीएम अपॉइंट हुए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो पहले सीएम थे विजय रूपाणी जी, इन्होंने रिजाइन कर दिया राज्यपाल को। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आचार्य देवव्रत जो है गवर्नर है ये, और यहाँ पर ये भूपेंद्र पटेल जी हैं जो कि सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं यहाँ पर।
और 1 साल का ही एक तरह से इनका टेन्योर रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो इलेक्शंस ही होंगे गुजरात के अंदर। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज डोंट लाइक टू फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।